Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hi dear students, I welcome you all once again in our new lecture from thermodynamics, and in today's lecture we are going to discuss one of the important concepts from thermodynamics, that is first law of thermodynamics. आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करते हैं और साथ ही में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग जो एंथैल्पी चेंज है डेल्टा एच उसको डिटरमाइन करेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics. So first of all, I am going to give one of the most common definition of first law of thermodynamics. बेटा हम लोअर क्लासेस में पढ़ते हैं जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या, इट इज आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. जैसे हम कहते हैं कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. हम एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट क्रिएट एनर्जी और वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट. दैट इज व्हाट एक्चुअली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स says. So first law of thermodynamics is also called as conservation of energy or law of conservation of energy. यहां मैं ऐसे समझाता हूं, हमारे पास एक सिस्टम है और जब भी ये सिस्टम कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस करेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट या इन द फॉर्म ऑफ वर्क, वो एनर्जी कौन गेन करता है? सराउंडिंग गेन करेगा. सो यहां पे मैं सराउंडिंग लिख लेता हूं. जब भी एक सिस्टम जब भी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस करेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट या इन द फॉर्म ऑफ वर्क, दैट हीट or that amount of energy is gained by the surroundings. और अगर सराउंडिंग कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस करेगा, दैट एनर्जी विल बी गेन्ड बाय द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ वर्क. तो कहने का मतलब ये है, जो सिस्टम है और जो सराउंडिंग्स है, ये दोनों आपस में एनर्जी का एक्सचेंज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट और वर्क. लेकिन जो ओवरऑल यूनिवर्स होता है, यूनिवर्स की जो ओवरऑल एनर्जी है, दैट रिमेन्स कंजर्व्ड. दैट इज व्हाट फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics actually says. That means if we are having a system, if the system loses some amount of energy, that energy will be gained by surroundings. And if surroundings loses some amount of energy, if system loses some amount of energy, that moves to surroundings. And if surroundings loses some amount of energy, that energy will be gained by the system. So the overall energy of system plus surroundings, that is called as universe, that remains conserved. That is what first law of thermodynamics actually says. So हम कहेंगे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज तो होता रहेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट या इन द फॉर्म ऑफ वर्क, लेकिन जो ओवरऑल यूनिवर्स है, यूनिवर्स में जो टोटल एनर्जी कंटेंट है वो कंजर्व्ड रहेगा. नो डाउट सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ एनर्जी जा रही है, सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ एनर्जी आ रही है, लेकिन ओवरऑल एनर्जी कंटेंट जो यूनिवर्स में रहेगा, दैट विल रिमेन कंजर्व्ड. सो वी आर हैविंग टू प्राइमरी डेफिनेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ of thermodynamics. One is energy can neither be created nor destroyed, but we can convert one form of energy into another form. And the second definition is the system and surroundings, they can exchange their energy in the form of heat or work, but the overall energy of the universe, that remains conserved. That is the second definition of second law, or this first law of thermodynamics. अब हम बात करते हैं जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की और एक डेफिनेशन है, वो मैं आपको समझाता हूं. बेटा यहां पे मैंने एक सिस्टम लिया हुआ है, वो यहां पे एक सिस्टम लिया हुआ है मैंने. आप देख रहे होंगे ये डायग्राम जो यहां पे बनी है, ये एक सिस्टम की डायग्राम है. और इस सिस्टम में अंदर मैंने गैस रखा हुआ है. यहां पे मैंने गैस रखा हुआ, गैसोस मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं, और इस गैसोस मॉलिक्यूल्स के ऊपर इस सिस्टम में मैंने एक पिस्टन लिया हुआ है, एंड ये आपका पिस्टन है यहां पे. So in system, I am having a gas, and the gaseous molecules in the system, they will be randomly moving, they will be having random motion उनकी होगी, और उस रैंडम मोशन की वजह से जो गैसोस मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन होगी उसकी वजह से उनके पास काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगी। मैंने पहले ही कहा था जब मैंने इंटरनल एनर्जी का टॉपिक पढ़ाया था, इंटरनल एनर्जी के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि ये जो गैस होता है इसके बाद बहुत सारे गैस जो मूव करता है ये रैंडमली मूव करता है।
एक तो इसके पास ट्रांसलेशनल मोशन होती है, दूसरी इसके पास वाइब्रेटरी मोशन होती है, और इस गैस के पास रोटेटरी मोशन भी होती है। उन तीनों मोशंस की वजह से ये गैस जो है इस सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है। The kinetic energy of the gas is due to the translatory motion, due to the vibratory motion या due to the rotatory motion of the gas। तो गैस में कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी, जो कि मोशन ऑफ गैस की वजह से डेवलप हो जाती है। साथ में ही जो गैस है इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है जो कि होती है ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैसियस मॉलिक्यूल्स। सो जो सिस्टम में गैसियस मॉलिक्यूल्स है, एक तो ये रैंडमली मूव करते रहते हैं और उसकी वजह से इनमें काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो जाती है, और साथ ही में गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होती है। और गैस की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसको हम कलेक्टिवली कहते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। It is denoted by U. What is U actually? U is internal energy of the system, internal energy of this gas. Internal energy will be equal to kinetic energy of the gaseous molecules plus potential energy of the gaseous molecules. तो यहां पे मैंने जो एक सिस्टम लिया हुआ है, सिस्टम में जो गैस है, गैस की अपनी कुछ इंटरनल एनर्जी है जिसको मैंने यू से डिनोट किया है। तो वही इंटरनल एनर्जी गैस की जिसको मैंने यू से डिनोट किया, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पॉजेस्ड बाय द गैसियस मॉलिक्यूल्स। तो एक चीज मैं यहां पे कहता हूं, ये जो सिस्टम है, सिस्टम में जो गैस है, उस गैस के पास जो अपनी एनर्जी प्रेजेंट है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज internal energy, which is denoted by U or which is denoted by E. Now see what actually first law of thermodynamics says here. अगर हम Q amount of heat इस सिस्टम को सप्लाई करते हैं, बेटा समझ लीजिएगा, इस सिस्टम के पास अपनी इंटरनल एनर्जी कितनी है? U। तो हमने इस सिस्टम को Q amount of heat सप्लाई कर दी। जब हम इस सिस्टम को Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करेंगे, उसकी वजह से क्या होगा, सिस्टम में जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। इनकी अपनी एनर्जी कितनी है? U। और अब मैंने इनको हीट दे दी, Q अमाउंट ऑफ हीट दे दी, और जो Q अमाउंट ऑफ हीट ये जो गैसियस मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करेंगे फ्रॉम सराउंडिंग्स, वो Q अमाउंट ऑफ हीट के दो हिस्से होते हैं। मेरा समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। गैसियस मॉलिक्यूल्स की अपनी एनर्जी कितनी है? U, इंटरनल एनर्जी। और अब मैंने इस गैस को हीट कर दिया, मैंने इसको Q अमाउंट ऑफ हीट दे दी। Q अमाउंट ऑफ हीट जो मैंने गैसियस मॉलिक्यूल्स को दे दी, उस Q अमाउंट ऑफ हीट के दो हिस्से होते हैं, दो हिस्से। Q अमाउंट का कुछ हिस्सा ये गैसियस मॉलिक्यूल्स अपने पास रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो गैस है, गैस की अपनी इंटरनल एनर्जी कितनी है? U। और U जो इनकी अपनी एनर्जी है, और उसके बाद हमने इनको Q अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई कर दी। Q अमाउंट ऑफ एनर्जी जो मैंने सप्लाई कर दी, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी में से कुछ अमाउंट जो गैस है अपने पास रखता है, और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी Q में से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी गैस यूज करता है फॉर परफॉर्मिंग वर्क, वो सिस्टम को ऊपर की तरफ ले जाने में मदद करता है। ये जो गैस है, जब इसको आप हीट करोगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और ये पिस्टन को ऊपर की तरफ ज्यादा धक्का देंगे। तो यहां पे क्या होगा, जब आप सिस्टम को गैस को हीट दे रहे हो, तो गैस को जो आप हीट दे रहे हो, उस Q अमाउंट जो हीट दे रहे हो, उस Q अमाउंट में से कुछ अमाउंट एनर्जी गैसियस मॉलिक्यूल्स अपने पास रखेंगे, और कुछ अमाउंट ऑफ हीट वो यूज करेंगे फॉर पुशिंग द पिस्टन अपवर्ड्स। तो यहां पे क्या होगा, आई विल राइट डाउन द पिस्टन सिस्टम हियर। ये आपका सिस्टम है, और सिस्टम में ये आपके गैसियस मॉलिक्यूल्स थे। उन गैसियस मॉलिक्यूल्स की अपनी इंटरनल एनर्जी क्या थी? U। फिर आपने इनको Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर दी। Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करने के बाद सिस्टम की इंटरनल एनर्जी ऑब्वियसली बढ़ जाएगी, वो तो मुझे पता है। लेकिन कहने का मतलब ये है, ये जो आप Q अमाउंट ऑफ हीट इनको दे रहे हो, इन गैसियस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन Q अमाउंट ऑफ हीट में से कुछ एनर्जी गैसियस मॉलिक्यूल्स अपने पास स्टोर रखते हैं, और कुछ अमाउंट और कुछ फ्रैक्शन
ऑफ हीट क्यों का गैसोस मॉलिक्यूल्स यूज करते हैं फॉर पुशिंग द सिस्टम अपवर्ड्स। तो ये सिस्टम जो है, ये पिस्टन जो है, पिस्टन ये ऊपर की तरफ चला जाएगा क्योंकि गैसोस मॉलिक्यूल्स को हमने हीट किया तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो इस पिस्टन को ऊपर की तरफ धकेल देंगे तो ये पिस्टन जो है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। यहां पे देख लो, ये पिस्टन जो है अब ये ऊपर की तरफ चला गया। तो यहां पे पिस्टन नीचे था, लेकिन जब आपने क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर दी, क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करने से गैसोस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ गई और इस क्यू अमाउंट में से कुछ अमाउंट इन्होंने अपने पास रखा और कुछ अमाउंट इन्होंने यूज किया अगेंस्ट द पिस्टन, पिस्टन को ऊपर धकेलने के लिए गैसोस मॉलिक्यूल्स क्यू में से कुछ फ्रैक्शन ऑफ हीट यूज करते हैं और उसकी वजह से क्या, पिस्टन ऊपर चला गया। और जब पिस्टन ऊपर चला गया, आप देख सकते हो ये पिस्टन की ओरिजिनल पोजीशन थी और अब ये पिस्टन की फाइनल पोजीशन है और ये जो है पिस्टन को यहां से यहां तक, पिस्टन को यहां से यहां तक ले जाने के लिए इस गैस ने वर्क की है तो वो वर्क के बदले में W लिख लेता हूं। तो समझ लो बेटा, जब हम क्यू अमाउंट ऑफ हीट किसको देते हो, गैस को देते हो विच इज प्रेजेंट इन सिस्टम, क्यू अमाउंट ऑफ हीट में से W अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम यूज करता है फॉर परफॉर्मिंग वर्क, पिस्टन को ऊपर धकेलने के लिए। क्यू W अमाउंट ऑफ हीट क्यू में से सिस्टम यूज करता है फॉर परफॉर्मिंग वर्क और इस क्यू में से रिमेनिंग पोर्शन ऑफ हीट सिस्टम के मॉलिक्यूल्स अपने पास रखते हैं। मैं आपको ऐसे समझाता हूं, समझ लो जो गैसोस मॉलिक्यूल्स है उनकी अपनी इंटरनल एनर्जी है 100 जूल्स फॉर एग्जांपल। गैसोस मॉलिक्यूल्स की अपनी एनर्जी कितनी है, 100 जूल्स। अब आपने क्यू अमाउंट ऑफ हीट फिर से सप्लाई कर दी, इंटरनल एनर्जी गैसोस मॉलिक्यूल्स की कितनी है, अपनी एनर्जी 100 जूल। अब आपने इनको क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई कर दी, क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करने के बाद इस क्यू, फॉर एग्जांपल इस क्यू का वैल्यू है 200 जूल्स। गैसोस मॉलिक्यूल्स की अपनी एनर्जी 100 जूल्स। अब आपने बाहर से क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दी, वो कितनी है, 200 जूल्स। लेकिन इस 200 जूल्स में से गैसोस मॉलिक्यूल्स पूरा 200 जूल अपने पास नहीं रखेगा। फॉर एग्जांपल इस 200 जूल्स में से फॉर एग्जांपल 60 जूल्स, 200 जो आप सप्लाई कर रहे हो गैसोस मॉलिक्यूल्स को, उसमें से 60 जूल्स एनर्जी यूज हो रही है फॉर परफॉर्मिंग वर्क। 200 जूल में से गैसोस मॉलिक्यूल्स यूज कर रहे हैं, 200 में से गैसोस मॉलिक्यूल्स यूज कर रहे हैं 60 जूल्स ऑफ एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वर्क, और जो 200 में से आप 60 निकालो कितना रहेगा, 140 जूल एनर्जी जो है गैसोस मॉलिक्यूल्स अपने पास रखेंगे। तो आप बता सकते हो अब इन गैसोस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कितनी होगी, एक तो अपनी होगी 100 जूल और 200 हमने फिर इनको सप्लाई करी, उस 200 में से 60 जूल इस सिस्टम ने यूज की फॉर परफॉर्मिंग वर्क और रिमेनिंग जो है 160 जूल एनर्जी वो गैसोस मॉलिक्यूल्स अपने पास रखेंगे। तो गैसोस मॉलिक्यूल्स की जो फाइनल इंटरनल एनर्जी होगी वो अपनी 100 किलो जूल प्लस जो 160 जूल 200 में से वो अपने पास रखेंगे, तो ये बन जाएगी फाइनल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। कहने का मतलब क्या है, first law says when a system has some amount of internal energy of its own, ठीक है। उसके बाद जब आपने इसको क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दी, क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी में से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी सिस्टम यूज करता है फॉर परफॉर्मिंग वर्क और वर्क किसने की, यहां पे सिस्टम ने की। उस वर्क करते करते इसने कितनी एनर्जी लॉस कर दी, 60 जूल, यानी कि 200 जूल एब्जॉर्ब करी थी, 200 में से 60 अब लॉस कर दी। जब 60 लॉस कर दी फॉर परफॉर्मिंग वर्क, तो वर्क परफॉर्म करते करते 60 जूल जो एनर्जी यहां पे लॉस हो रही है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, वो 60 जूल जो लॉस होगी वो सराउंडिंग गेन करेगा, ठीक है। तो यहां पे फिर इस गैसोस मॉलिक्यूल्स की जो टोटल इंटरनल एनर्जी रहेगी दैट विल बी 100 जूल जो इसकी अपनी एनर्जी है प्लस 200 में से 60 जूल जो लॉस हुई है, उसके बाद जो बचा पोर्शन है 160 जो इसको एक्स्ट्रा मिला है और 100 जो इसका अपना है, टोटल बन जाएगी इसकी इंटरनल एनर्जी। तो यहां पे मैं एक चीज काम करता हूं, जो सिस्टम है
सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो है डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कब बढ़ सकती है? या तो जब हम इसको क्यू अमाउंट ऑफ हीट देंगे तब सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, या अगर हम सिस्टम के ऊपर वर्क कर दे। वर्क कौन करेगा? फिर सराउंडिंग करेगा, और जब सराउंडिंग वर्क करेगा तो सराउंडिंग की कुछ एनर्जी लॉस होगी, डब्ल्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस होगी। वो सराउंडिंग की वो एनर्जी भी कौन गेन करेगा? सिस्टम गेन करेगा, और उस केस में भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, एज पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगर आप चाहते हो कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़े एज पर फर्स्ट लॉ, तो आपको यहां दो चीजें करनी होगी। या तो आपको सिस्टम को डायरेक्टली हीट करना पड़ेगा, उसकी वजह से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, यानी कि उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। और अगर आप इसमें वर्क करते हो, सराउंडिंग अगर वर्क करता है सिस्टम के ऊपर, तो वर्क करते करते सराउंडिंग की कुछ एनर्जी लॉस होगी, वो एनर्जी भी सिस्टम ही गेन करेगा, उसकी वजह से भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो है डेल्टा यू वो चेंज हो जाएगी। सो आई विल राइट डाउन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू Q, that is the amount of heat absorbed, plus W, that is the work done on the system. अगर हम सिस्टम को Q amount of heat देंगे, Q amount of heat देंगे, तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, यानी कि इंटरनल एनर्जी सिस्टम की चेंज हो जाएगी। एंड अगर आप सिस्टम के ऊपर वर्क कर देते हो, वो वर्क कौन करेगा? सराउंडिंग करेगा। सराउंडिंग को डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क करते करते डब्ल्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस हो जाएगी, और वो डब्ल्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी कौन गेन करेगा? सिस्टम गेन करेगा। सो कहने का मतलब ये है कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी दो चीजों से बढ़ सकती है, या तो आपको उसको हीट कर दो, क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई कर दो, या सिस्टम के ऊपर आप वर्क कर दो। दोनों केसेस में सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो चेंज होगी। सो एज पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, the change in internal energy is of the system, the change in internal energy of the system is equal to Q plus W। तो ये हमने यहां पे देख लिया। एक चीज मैं करता हूं, at constant pressure, at constant pressure, constant pressure पे यही फॉर्मूला क्या बनेगी? डेल्टा यू विल बी इक्वल टू Q के बदले में लिखूंगा QP। कांस्टेंट प्रेशर पे हमने कितनी हीट दे दी, दैट इज कॉल्ड एज क्यूपी प्लस डब्ल्यू। और एक फॉर्मूला आ जाती है फॉर डिटरमाइनिंग चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अगर आपको देखना हो कि एक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना हो रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर, आप देखो सिस्टम ने कांस्टेंट प्रेशर पे कितनी एनर्जी, कितनी हीट अब्सॉर्ब की है, और सिस्टम के ऊपर कांस्टेंट प्रेशर पे कितनी वर्क हुई है। तो दोनों केसेस पे आपको सिस्टम की टोटल इंटरनल एनर्जी का चेंज पता चल जाएगा। सो देख लो यहां पे बेटा, देख लो यहां पे ये जो डेल्टा यू है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी सिस्टम की चेंज हो जाएगी। कब चेंज हो जाएगी? एट कांस्टेंट प्रेशर, जब वो सिस्टम क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन करेगा। और उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होने का और एक चांस है जब सिस्टम के ऊपर सराउंडिंग वर्क करेगा, तो डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क, मेरा बीच में लाइट चली गई थी, तो आपने यहां पे सीखा कि सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो चेंज हो सकती है जब आप सिस्टम को कांस्टेंट प्रेशर पे हीट दे दोगे और सिस्टम के ऊपर आप डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क करोगे। दोनों केसेस में जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। सो यहां पे आपकी एक फॉर्मूला आ रही है, डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यूपी प्लस डब्ल्यू। यहां और एक चीज मैं ले लेता हूं, यहां पे और एक चीज में लेता हूं, डेल्टा यू जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू क्यूपी प्लस डब्ल्यू। लेकिन डब्ल्यू किसके बराबर होता है? डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी। डब्ल्यू वर्क डन ऑन द सिस्टम, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू पी डेल्टा वी। तो यहां पे मैं डेल्टा यू के बदले लिखते हूं, डेल्टा यू विल बी इक्वल टू क्यूपी प्लस P डेल्टा V। यह आती है एक और फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, पहली फॉर्मूला, और ये दूसरी फॉर्मूला आएगी एज पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर डिटरमाइनिंग द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics, the internal energy of the system will change when system absorbs Q amount of energy at constant pressure, and when the W amount of work is done on the system. In both the cases, the internal energy of the system that increases. तो यहां पे मैं ये रब कर लेता हूं,
तो आपके पास दो फॉर्मूला आ रही है चेंज इन इंटरनल एनर्जी मालूम करने के लिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन एक चीज मैं यहां पे करता हूं, इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम वर्क करता है उस टाइम सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, कम होगी, इंटरनल एनर्जी कम होगी। तो डेल्टा यू किसके बराबर होगा, डेल्टा यू विल बी इक्वल टू क्यूपी, प्लस साइन के बदले यहां पे माइनस साइन आएगा, माइनस पी डेल्टा वी। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम। जब सिस्टम वर्क करेगा तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। कैसे चेंज होगी, एक तो सिस्टम ने क्यों अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब किया है और उसमें से कुछ अमाउंट सिस्टम ने यूज किया है फॉर परफॉर्मिंग वर्क। अगर आपको यह पता चले कि सिस्टम ने कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन किया है और उसमें से कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस किया है, आप सिस्टम का चेंज इन इंटरनल एनर्जी अच्छे से मालूम कर सकते हैं। सो ये आती है और एक फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सो इसको मैं रब कर लेता हूं। अब देख लीजिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और एंथैल्पी चेंज के बीच में कौन सी रिलेशनशिप है। दिस इक्वेशन फॉर डेल्टा यू इज एज पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था एंथैल्पी चेंज। अगर कुछ बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, आप एंथैल्पी का लेक्चर पहले देखिएगा थर्मोडायनेमिक्स के प्लेलिस्ट में, जो मेरा थर्मोडायनेमिक्स का प्लेलिस्ट है, जो इससे पहले मैंने एंथैल्पी पढ़ाया है, एंथैल्पी चेंज पढ़ाया है। उस एंथैल्पी चेंज वाले टॉपिक में मैंने बोला था कि जो डेल्टा एच होता है, चेंज इन टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम, दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। और इस फॉर्मूला को मैं यहां पे कांस्टेंट प्रेशर पे लेता हूं। अगर मैंने प्रेशर कांस्टेंट रखा तो चेंज इन एंथैल्पी किसके बराबर आएगा, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा वी और प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तो एट कांस्टेंट प्रेशर आपको ये फॉर्मूला आएगी, एट कांस्टेंट प्रेशर आपको ये फॉर्मूला आएगी फॉर डिटरमाइनिंग एंथैल्पी चेंज ऑफ द सिस्टम। देखो कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आपको इंटरनल एनर्जी चेंज करना हो तो ये फॉर्मूला यूज करनी है। लेकिन अगर आपको कांस्टेंट प्रेशर पे एंथैल्पी चेंज मालूम करना हो तो आपको ये वाली फॉर्मूला यूज होगी। तो एक चीज करते हैं, मैं इस वाली फॉर्मूला में थोड़ी चेंज करता हूं, जो इंटरनल एनर्जी वाली फॉर्मूला है। इसमें अगर आपको क्यूपी मालूम करना हो, क्यूपी किसके बराबर होगा, क्यूपी विल बी इक्वल टू, ये जो माइनस पी डेल्टा वी है, माइनस पी डेल्टा वी, इसको आप यहां शिफ्ट कर दो, ये बन जाएगा डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो ये आ जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर नेक्स्ट। ये कौन सी इक्वेशन है, जो हमने एंथैल्पी चेंज में पढ़ी थी। अगर आपको सिस्टम में एंथैल्पी चेंज देखना हो कितना हो रहा है, आपको इंटरनल एनर्जी का चेंज देखना होगा और कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम चेंज देखना होगा कितना होगा, ये सारे वैल्यूज अगर आपको पता चल जाएंगे, आप सिस्टम की एंथैल्पी चेंज मालूम कर सकते हैं। इस टॉपिक पे हमने प्रीवियस लेक्चर पे ऑलरेडी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करी हुई है। तो यहां पे हमने क्या देखा, इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 4 नाम देता हूं जो हम यहां पे पढ़ रहे हैं। मैंने इस इक्वेशन थर्ड को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, इसमें से मैंने क्यूपी निकाल दिया। क्यूपी किसके बराबर होगा, डेल्टा यू, इसको मैं यहां पे शिफ्ट कर देता हूं, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। सो हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर दैट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस पी डेल्टा वी। तो एक चीज करते हैं जो हमने एंथैल्पी के कंसेप्ट से पढ़ा, एंथैल्पी के कंसेप्ट से हमने क्या पढ़ा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ये हमने कल पढ़ा। एंथैल्पी चेंज जो सिस्टम का होता है दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। और आज हमने क्या देखा, सिस्टम जब क्यूपी अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब करता है तो वो किसके बराबर होता है, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अब देखो डेल्टा एच दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी and QP that is also equal to delta U plus P delta V। तो मैं यहां पे कह सकता हूं therefore according to first law of thermodynamics delta H will be equal to QP। आप यहां पे देख सकते हो
डेल्टा एच किसके बराबर है, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। क्यूपी भी किसके बराबर है, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, यानी कि दोनों डेल्टा एच और क्यूपी का वैल्यू क्या है, सेम है। तो मैं यहां पे कह सकता हूं डेल्टा एच और क्यूपी जो है वो सेम है। यहां पे आएगी आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की और एक डेफिनेशन, देख लो बेटा। यहां पे देखो हमने क्या देखा, द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की जो एंथैल्पी चेंज होता है वो किसके बराबर है, सिस्टम कितना एनर्जी गेन कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। हमने कल कहा था कि एक सिस्टम की एंथैल्पी क्या होती है, उस सिस्टम के पास टोटल एनर्जी कंटेंट कितना है, दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी डिनोटेड बाय एच। और हमें कैसे पता चलेगा कि सिस्टम की कितनी एंथैल्पी बढ़ी है, कितना एनर्जी टोटल सिस्टम का बढ़ा है, वो डिपेंड करता है सिस्टम ने कितना अमाउंट ऑफ हीट गेन किया है एट कांस्टेंट प्रेशर। एज पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सिस्टम जितना हीट एब्सॉर्ब करेगा एट कांस्टेंट प्रेशर, उस सिस्टम का उतना हीट कंटेंट ज्यादा बढ़ेगा, जिसको हम डेल्टा एच के नाम से जानते हैं। तो यहां पे ये और एक फार्मूला आ रही है, इसको मैं इक्वेशन नंबर ए नाम रखता हूं। एज पर दिस इक्वेशन ए व्हिच कम्स फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एज पर दिस इक्वेशन व्हेन द सिस्टम एब्सॉर्ब्स q amount of heat at constant pressure, that q amount of heat absorbed at constant pressure by the system, that represents the increase in enthalpy of the system at constant pressure। तो ये चीज अब याद रखोगे। सो मैं यहां पे लिखता हूं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, according to first law of thermodynamics, the enthalpy change delta H for the system at constant pressure is always equal to the heat absorbed, is always equal to the heat absorbed by the system। अगर आपने देखना हो एक सिस्टम की एंथैल्पी कितनी बढ़ रही है, एक सिस्टम का टोटल एनर्जी कंटेंट कितना बढ़ रहा है, उसी को हम एंथैल्पी कहते हैं। अगर आपने देखना हो एक सिस्टम की कितनी एंथैल्पी बढ़ रही है कांस्टेंट प्रेशर पे, तो आप ये देख लो कांस्टेंट प्रेशर पे उस सिस्टम ने कितनी हीट एब्सॉर्ब की है। सिस्टम जितना कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एब्सॉर्ब करेगा वही इसका एंथैल्पी चेंज भी रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की और एक डेफिनेशन। इसको मैं हटा देता हूं, हम और एक फार्मूला यहां पे डिराइव कर देते हैं जो आपको बहुत न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में मदद देगी। यहां पे मैं एक चीज लिखता हूं, फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। बेटा मैंने ऑलरेडी हीट पे लेक्चर अपलोड किए हुए हैं, मैंने 2 लेक्चर अपलोड किए हैं, हीट पे और वर्क डन पे भी। और हीट पे जब मैंने लेक्चर दिए थे उसमें मैंने मोलर हीट कैपेसिटी पढ़ाया था। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर वो क्या होता है, एक सिस्टम कांस्टेंट प्रेशर पे कितना एनर्जी अब्सॉर्ब करता है सो एज टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, उसे हम मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं। सो मोलर हीट कैपेसिटी को हम डिनोट करते हैं सीपी से। सीपी किसके बराबर होता है, क्यूपी डिवाइडेड बाय एन डेल्टा टी। देख लीजिए मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, that is equal to heat absorbed by the system at constant pressure so as to increase the temperature of 1 mole of substance by 1 degree Celsius। अगर आपको 1 मोल सबस्टेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना है तो उसको हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी एट कांस्टेंट प्रेशर, वही रिप्रेजेंट करता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। मोलर हीट कैपेसिटी Cp at constant pressure that represents the amount of heat absorbed by the system so as to raise the temperature of 1 mole of substance by 1 degree Celsius। ये हमने पढ़ा हुआ है। So as per this formula अगर आपसे पूछा जाए what is QP equal to, QP किसके बराबर आएगा, as per this formula QP will be equal to N को यहां पे ले जाओ, डेल्टा T को भी यहां पे ले जाओ, ये बन जाएगा N Cp डेल्टा T। So QP is equal to heat absorbed by the system at constant pressure, that is equal to N into Cp into delta T। तो ये इक्वेशन हमने कहां से लाई, फ्रॉम मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर।
एक सिस्टम कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा एट कांस्टेंट प्रेशर so as to increase the temperature of 1 mole of substance by 1 degree Celsius, उसी को हम मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं. So as per this formula QP is equal to NCP delta T. So ये चीज मैं बेटा हटा देता हूं, ये चीज हटा देते हैं यहां पे. अब देख लो QP किसके बराबर आ रहा है, NCP delta T, NCP delta T at constant pressure. तो जब डेल्टा एच किसके बराबर है, क्यूपी के बराबर है, लेकिन क्यूपी किसके बराबर है, एनसीपी डेल्टा पी. देयरफॉर आई कैन राइट इट एज डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यूपी, बट क्यूपी इज इक्वल टू एनसीपी डेल्टा टी. देयरफॉर डेल्टा एच विल आल्सो बी इक्वल टू एनसीपी डेल्टा टी. सो ये आपको और एक इक्वेशन आ रही है, इक्वेशन नंबर बी, फॉर डिटरमाइनिंग व्हाट चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम. अगर आपको एंथैल्पी चेंज ऑफ द सिस्टम डिटरमाइन करना हो, एक सिस्टम का टोटल एनर्जी कितना चेंज हो रहा है, एंथैल्पी चेंज, वो किसके बराबर होगा, एन सिस्टम में कितने मोल्स लिए गए हैं, सीपी सिस्टम की कितनी मोलर हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट प्रेशर, और इनटू क्या करना है, चेंज इन टेंपरेचर सिस्टम में कितना हो रहा है. इन तीनों टर्म्स का वैल्यू अगर आपको दिया जाए, आप सिस्टम का टोटल एनर्जी चेंज मालूम कर सकते हैं, टोटल एंथैल्पी चेंज मालूम कर सकते हैं. लेकिन इस फार्मूला को मैं थोड़ा और मॉडिफाई करता हूं ताकि आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आसानी हो सीपी का वैल्यू डिटरमाइन करने में. देखिए बेटा, डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम मालूम करने के लिए आपको एक तो नंबर ऑफ मोल्स चाहिए. सिस्टम में कितने मोल्स होंगे वो तो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दिया गया होगा, और सिस्टम का कितना टेम्परेचर चेंज हुआ है वो भी आप आसानी से मालूम कर सकते हो. लेकिन यहां पे एक टर्म है सीपी. सीपी किसके बराबर होता है, अगर आपने पढ़ा होगा हीट वाला टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स में, जिसमें हमने मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर पढ़ा था और मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पढ़ा था. सीपी क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. इसका वैल्यू किसके बराबर होता है, आप देख लीजिएगा, हीट वाले लेक्चर में हमने ये पढ़ा है, सीपी इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई 2 + 1 इंटू आर. अब बोलोगे अब सर ये फॉर्मूला कहां से आई, जो हीट पे हमने ऑनलाइन लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है उसमें मैंने उस मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर बताया था, वो किसके बराबर होता है, F डिवाइडेड बाय 2 + 1 इंटू आर. व्हाट इज आर हियर, दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसका वैल्यू क्या है, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स. ये आर का वैल्यू है, आर का वैल्यू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू, इसका वैल्यू फिक्स्ड है. और जो एफ है यहां पे एफ क्या है बेटा, डिग्री ऑफ फ्रीडम. एफ का वैल्यू होता है, एफ इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस. ये भी हमने पिछले लेक्चर्स में, हीट वाले लेक्चर में इसके बारे में हमने पढ़ाया है. एफ रिप्रेजेंट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसका वैल्यू होता है 3 फॉर मोनो एटॉमिक गैसेस, मोनो एटॉमिक गैसेस जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन आते हैं. एफ का वैल्यू होता है 5 फॉर डाई एटॉमिक गैसेस, डाई एटॉमिक गैसेस जिसमें आता है H2, O2, N2. और F का वैल्यू होता है 6 फॉर पॉली एटॉमिक गैसेस जिसमें आएगा O3, CO2. तो कहने का मतलब यह है कि F का वैल्यू अलग गैसेस के लिए अलग अलग वैल्यू रखता है. मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू 3, और डाई एटॉमिक गैसेस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू 5, और पॉली एटॉमिक गैसेस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू 6. ये चीज मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाई है हीट वाले लेक्चर में. तो अब देख लो सीपी किसके बराबर होता है, अब CP is equal to F divided by 2 + 1 into R. तो CP का वैल्यू आप इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कीजिए, इक्वेशन नंबर बी में सब्स्टिट्यूट कीजिए. तो इसको मैं हटा देता हूं ऊपर. आपका डेल्टा एच किसके बराबर आएगा, डेल्टा एच विल बी इक्वल एन CP किसके बराबर है, F डिवाइडेड बाई 2 + 1 into R. सीपी के बदले मैंने ये लिख दिया F डिवाइड बाई 2 + 1 इंटू आर, और इंटू क्या करोगे अपना डेल्टा टी. सो दिस इज द फाइनल फार्मूला एज पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर डिटरमाइनिंग व्हाट चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम. चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम मालूम करने के लिए ये और एक फार्मूला है जो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डिटरमाइन की. हम इसी फार्मूला पे अब एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं बेटा. इसी फार्मूला पे अब हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहां पे लेते हैं. तो देख लीजिए, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं आपके लिए लेता हूं यहां पे. एक मिनट, आई विल गेट द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. मैं इस बोर्ड पे लिख लेता हूं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, आफ्टर दैट यू विल सॉल्व दैट. सो बेटा यहां पे मैंने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ली है इस कंसेप्ट के रिलेटेड, जिसमें हमें डेल्टा एच मालूम करना है. तो देख लो बेटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है क्या, 2 moles of helium is heated at constant pressure
फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस। आपसे कहा गया है कि आपके पास 2 मोल हीलियम गैस है, 2 मोल हीलियम गैस को हीट किया गया फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस, और आपसे पूछा गया है हीट करने के बाद आप बताइए डेल्टा एच का वैल्यू क्या आएगा इन टर्म्स ऑफ जूल्स। यही फॉर्मूला जो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डिराइव कर दी, इसी फॉर्मूला से हम इस हीलियम गैस का डेल्टा एच मालूम करेंगे। तो क्वेश्चन फिर से समझ लो, 2 मोल्स किसके है? हीलियम गैस के। उनको हीट किया गया कांस्टेंट प्रेशर पे, हीट किया गया और टेम्परेचर चेंज आ रहा है फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस। और जब टेम्परेचर चेंज 0 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस इसको किया गया और इसका एंथैल्पी चेंज पूछने मालूम करने को हमें कहा गया है इन टर्म्स ऑफ जूल्स। तो कैसे करेंगे देख लो। व्हाट इज 2 मोल्स हियर, दैट इज इक्वल टू n, n इज इक्वल टू 2 मोल्स। मुझे यहां पे n चाहिए, n कितना है यहां पे 2 मोल्स, मैंने 2 मोल्स लिख दिए। साथ में मुझे यहां पे f चाहिए, f का वैल्यू, ये कौन सा गैस है? हीलियम। हीलियम एक मोनो एटॉमिक गैस है और मोनो एटॉमिक गैस के लिए f का वैल्यू होता है 3, जो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तो मैंने पहले सारे वैल्यूज क्लियर कर देता हूं। और आपको r का वैल्यू चाहिए, r जो यहां पे है, r क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। r का वैल्यू क्या है? 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। इसका वैल्यू तो फिक्स्ड है, ये एक कांस्टेंट है। और साथ में आपको चाहिए डेल्टा टी। अब डेल्टा टी किसके बराबर होता है वो मैं यहां पे लिख लेता हूं, यहां पे लिख लेता हूं डेल्टा टी। डेल्टा टी किसके बराबर होगा? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, दैट इज डेल्टा टी। चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन टेम्परेचर दैट इज फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अब फाइनल टेम्परेचर कितना है यहां पे? 50 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर कितना है? 50 डिग्री सेल्सियस। इसको आप पहले केल्विन में कन्वर्ट करो। 50 डिग्री सेल्सियस को हम कैसे केल्विन में कन्वर्ट करें? इसको 273 ऐड कर दो, दैट विल बिकम 323 केल्विन। 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है बेटा, 50 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करेंगे। जब हम इसको 273 ऐड करेंगे, 273 प्लस 50 दैट विल बी 323। माइनस क्या करोगे? माइनस 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना आएगा? 0 को ऐड कर दो 273, 0 प्लस 273 दैट विल बी 273 केल्विन। अब आप चेंज निकाल सकते हो आराम से। डेल्टा टी विल बी इक्वल टू 323 माइनस 273 दैट विल बी 50 केल्विन। 50 केल्विन यहां पे आ रहा है चेंज इन टेम्परेचर। तो डेल्टा टी के बदले यहां पे हम 50 केल्विन लेंगे। तो देख लो बेटा, जब 2 मोल्स हीलियम गैस लेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर, जब इस हीलियम गैस को हम हीट करेंगे फ्रॉम 0 टू 50 डिग्री सेल्सियस, तो चेंज इन एंथैल्पी कितना आएगा वो हम मालूम करेंगे। सो डेल्टा एच विल बी इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? 2 मोल्स, मैंने 2 मोल लिखा, इसको मैं हटा देता हूं, इनटू f का वैल्यू हीलियम के लिए कितना आ रहा है? 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। और फिर r का वैल्यू कितना आएगा? 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। और साथ में आपको डेल्टा टी लिखना है। डेल्टा टी कितना आ रहा है? 0 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस गैस को हीट किया और 50 बनेगा फाइनल टेम्परेचर, ये बनेगा इनिशियल, और केल्विन में आएगा 323 माइनस 273 वो आएगा 50। तो डेल्टा टी किसके बराबर है? 50 केल्विन के बराबर। सो इसको मैं हटा देता हूं, डेल्टा टी के बदले यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं 50 केल्विन। तो अब कैलकुलेट करो ये सारा। डेल्टा एच विल बी इक्वल 2 मोल्स, इसको हम अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 3 1s are 3, 2 1s are 2, that is 3 plus 2 that is 5 divided by 2। फिर से समझ लो, 3 1s are 3, 2 1s are 2, 3 plus 2 that will be 5 divided by 2। तो 5 divided by 2 into क्या करेंगे? 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स into 50 केल्विन। तो ये यूनिट्स हटाएंगे, केल्विन और केल्विन इनवर्स हट जाएगा, मोल और मोल इनवर्स यहां पे हट जाएगा। तो देख लो आंसर क्या आएगा। और ये 2 और 2 आप यहां पे काट दो। डेल्टा एच विल बी इक्वल 5 इंटू 8.314 जूल्स इंटू 50। सो डेल्टा एच विल बी इक्वल 5 5s are 25 और ये 0 आएगा, दैट विल बी 250 इंटू 8.314 जूल्स। तो इसको कैलकुलेट कर लो आप।
डेल्टा एच किसके बराबर आएगा 250 इंटू 8.314 वो आएगा बेटा 2078.5 जूल्स। यानी कि जब आप हीलियम गैस को 2 मोल्स हीलियम गैस जब आप लेते हो 2 मोल्स हीलियम गैस जब आप उसको हीट करते हो फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस तो उसका जो एनर्जी चेंज होगा दैट विल बी 2078.5 जूल्स उसका हीट कंटेंट बेटा बढ़ेगा। तो हमने यहां पे देखा हमें 2 मोल्स हीलियम गैस दिए गए थे 2 मोल्स हीलियम गैस को हीट किया गया था फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस। जब उसको हीट किया गया उसकी एंथैल्पी टोटल एनर्जी उसकी बढ़ेगी। हमसे कहा गया कि वही एंथैल्पी कितनी बढ़ी है जब उस हीलियम गैस को 0 से 50 डिग्री तक हीट करते हैं उसकी एंथैल्पी कितनी बढ़ेगी तो वो कितनी बढ़ रही है 2078.5 जूल्स टोटल एंथैल्पी चेंज यहां पे आ रहा है। और यही आपसे पूछा गया था कि अगर आप हीलियम गैस को 0 से 50 डिग्री सेल्सियस हीट करते हो तो 2 मोल्स हीलियम का टोटल एनर्जी टोटल एंथैल्पी कितना बढ़ेगा वो इतना बढ़ेगा इन टर्म्स ऑफ जूल्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव कर दी फॉर डेल्टा एच। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है अगर आप सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाना चाहते हो तो उसको आपको एक तो हीट देनी पड़ेगी क्यू अमाउंट एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस आप उसमें वर्क कर दो तब जाके उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। और साथ में हमने फिर डेल्टा एच के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करके एक फार्मूला निकाल दी डेल्टा एच डिटरमाइन करने के लिए और उसमें हमने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहां पे कर दी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो गया है। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा that will be also for change in enthalpy that will be related to the chemical reactions। जो chemical reactions होते हैं जिनमें एक रिएक्टेंट दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है स्पेशली गैसोस रिएक्शंस जिनमें गैसोस रिएक्टेंट गैसोस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उन रिएक्शंस में हम डेल्टा एच कैसे मालूम करेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो आवर नेक्स्ट लेक्चर विल बी डिटर्मिनेशन ऑफ डेल्टा एच फॉर गैसोस केमिकल रिएक्शंस। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड खुदा हाफिज।